जी बच्चा, वाटी विशिंग में वेरी गुड डे। अभी आगे स्टार्ट करते हैं अपना ये इलास्टिसिटी वाला डिस्कशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन कर लिया था, उसी को अब आपस में हम रिलेट करेंगे, जैसे मैं तुम्हें लेक्चर के एंड में हिंट भी कर रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं। हुक्स लॉ हम लोगों ने आज वाले लेक्चर में पढ़ना है। तो हुक्स लॉ के अंदर एक टर्म हम यूज़ करेंगे, इलास्टिक लिमिट। तो पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है? तो नाम से थोड़ा सा हिंट हो रहा होगा। इलास्टिक लिमिट, लिमिट जहां तक तुम बॉडी को डिफॉर्म करो, जिस लिमिट तक तुम बॉडी को डिफॉर्म करो, तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव करने पे बॉडी अपना ओरिजिनल साइज शेप रिगेन कर ले। जहां तुमने किसी बॉडी को डिफॉर्म कर दिया बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, तो बॉडी में आ जाएंगे परमानेंट डिफॉर्मेशंस। ठीक है ना? तो जब तक बॉडी को तुम विद इन इलास्टिक लिमिट डिफॉर्म कर रहे हो, तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाने पे बॉडी अपना ओरिजिनल साइज शेप रिगेन कर लेगी। और जहां तुम लोगों ने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट लगा दी, तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। तो देखो ये बात यहीं लिखी हुई है, इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स up to which if the deforming force is removed, the body regain its original form completely, and beyond which if deforming force is increased, the body loses its property of elasticity and gets permanently deformed. ठीक है ना? तो यहीं पे इसी बात को दिमाग में रखते हुए हुक्स लॉ को डिस्कस करता हूँ। तो हुक्स लॉ का जो बिल्कुल इसने जहाँ से अपना इंट्रोडक्शन दिया था लॉ का, तो उसने लोगों को बोलना चालू किया था। हुक साइंटिस्ट है जिसने अपने लॉ दिया था, इलास्टिसिटी को वो स्टडी कर रहा था। तो उसने लोगों को स्टेट किया था, हुक्स लॉ स्टेट दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड विद इन द इलास्टिक लिमिट। जब भी कोई वायर, उसने एग्जाम्पल जो लिया था वायर का लिया था, एक इलास्टिक वायर ली थी जिसपे वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको एक्सटेंड कर रहा था, और वो दिखा रहा था लोगों को भी, देखो मैं इस पर कम फोर्स लगाता हूँ तो ये कम इलोंगेट होती है, मैं इस पर ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देता हूँ तो वायर ज्यादा इलोंगेट हो जाती है। तो वो कह रहा था कि विद इन इलास्टिक लिमिट इफ बॉडी इज डिफॉर्म्ड, देन एक्सटेंशन इन कमिंग इन द वायर इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। तो एग्जाम्पल उसने वायर से स्टार्ट किया था और फिर आगे आगे जाके उसने उसको जनरलाइज कर दिया था। वायर के अलावा कोई भी और मटेरियल हो, ठीक है, कोई भी और बॉडी हो, फिर चाहे वो स्फेरिकल बॉडी हो चाहे फिर वो क्यूबिकल बॉडी हो, सबके ऊपर उसने अपने डिस्कशन को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। तो चलो हम भी उस डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ऑन अ वाइडर वर्जन अगर हम लोग बात करें तो हुक्स के लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है ना? जरूरी नहीं है हम बॉडी को इलोंगेट करके उसकी लेंथ ही चेंज करें, हम लोग उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, हम उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग शेप। याद है अलग अलग तरह के हमने स्ट्रेस स्ट्रेन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो कह रहा अभी कोई भी तरह का स्ट्रेस हम बॉडी में डेवलप कर रहे हैं, कोई भी तरह का स्ट्रेन बॉडी में ला रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको अगर हम आपस में रिलेट करें, ठीक है, तो स्ट्रेस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इफ वी आर टॉकिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना? तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी हटा के जब मैं यहाँ पे इक्वालिटी लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने यहाँ पे कैपिटल ही ले लिया है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना? तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, जैसा भी बोलना चाहो। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लगाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ा। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे देना है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलो कभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करने को आ जाए तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। तुमने किसी बॉडी को डिफॉर्म किया है विद इन इलास्टिक लिमिट, तो बॉडी में डेवलप होने वाला स्ट्रेस और बॉडी में डेवलप होने वाले स्ट्रेन का जो रेशियो होगा दैट इज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अब ध्यान दो, अगला पॉइंट पढ़ो मैं क्या बता रहा है यहाँ पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेन, कम स्ट्रेन, बस स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो सेम रहने वाला है। बट डिपेंड्स अपॉन द, ध्यान दो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करने वाला है? तो इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म्ड। ठीक है ना? दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद करो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? ठीक है, हमारे स्कूल में 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, तो तुम्हें बताना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन, बट इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म्ड। ठीक है ना? जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट करता हूँ, पहले तो मटेरियल ऑफ द बॉडी के ऊपर बारे में तुम्हें बताता हूँ मैं। ठीक है ना? तो तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 वायर्स है, एक कॉपर की वायर है, एक एल्यूमिनियम की वायर है। ठीक है ना? तो कॉपर की वायर को डिफॉर्म करने के लिए मैंने कुछ में फोर्स लगाई, ठीक है ना, सेम फोर्स मैंने एल्यूमिनियम वायर पे भी लगा दी।
अब कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, मैं दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों में बराबर स्ट्रेस जनरेट कर रहा हूँ, पर दोनों में बराबर स्ट्रेन नहीं आएगा क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग अलग है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर के लिए अलग होगा, कॉपर वायर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम वायर के लिए अलग होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, तुम दो बॉडीज ले रहे हो डिफॉर्म करने के लिए, पर अलग अलग मटेरियल की ले रहे हो, तो उनका मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, दैट विल डिसाइड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी। और सेकंड, मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म। ठीक है ना, अभी इसी के ऊपर हम आगे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर तुम कोई फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने कोई कॉपर का वायर ले आया, ठीक है, और उसके दोनों एंड्स को मैंने पुल करते हुए उसकी लेंथ को चेंज किया, ठीक है ना, तो क्या लेके आया मैं उसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ को चेंज किया, टेंसाइल स्ट्रेन लेके आया, टेंसाइल स्ट्रेस उसमें डेवलप कराई, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में लेके आया, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है ना, मेरे पास कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर को मैंने elongate किया, उसके अंदर स्ट्रेन ले आया, कौन सा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसमें स्ट्रेस डेवलप हो गए, कौन से स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलते हैं यंग मॉडुलस। ठीक है ना, वहीं पे सोच के देखो, मैं कॉपर का स्फीयर ले आया और कॉपर के स्फीयर को मैंने डीप वाटर में सिंक कर दिया, या कॉपर के स्फीयर को मैंने किसी लिक्विड में डिप किया और लिक्विड पे किसी तरह एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करके हाई प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया विदाउट चेंजिंग शेप। काम की बात, मैंने क्या करा दिया, मैंने जो स्फीयर है, कॉपर का ही स्फीयर था, पर मैंने क्या किया, उसका वॉल्यूम चेंज करा दिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले आया और उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप करा दिया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो जहां मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लूंगा, तो वहां पे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को नाम देंगे बल्क मॉडुलस। और वहीं पे अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहा हूँ, तो उनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस। ध्यान दो, वायर भी मेरी कॉपर की थी, स्फीयर भी मेरा कॉपर का था, दोनों पर मटेरियल सेम रखा मैंने, पर दोनों को डिफॉर्म करने का तरीका मेरा अलग अलग था। एक ही मैं एंड्स पे फोर्स लगा के वायर के उसकी लेंथ चेंज कर रहा था, और दूसरे वाले केस में स्फीयर को मैं वाटर पे डिप करके उसका बिना शेप चेंज करे उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था। तो बॉडी को डिफॉर्म करने का मैनर क्या है तुम्हारा, ठीक है, दैट मैनर इज गोइंग टू डिसाइड क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, फर्स्ट नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, सेकंड मैनर इन विच बॉडी इज बीइंग डिफॉर्म। क्लियर होते हैं दोनों पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट तुमने याद रखने। ठीक है ना, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होगी, तुम जो बॉडी डिफॉर्म कर रहे हो इसके मटेरियल पे डिपेंड करेगी, दूसरा उस बॉडी को किस मैनर में डिफॉर्म कर रहे हो, किस तरीके से डिफॉर्म कर रहे हो, उसमें किस तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप करवा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है ना, तो मैं मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म वाली जो तुम्हें कहानी सुना रहा था, उसी को यहाँ पे हम आगे डिस्कस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ठीक है, तो ये तीनों मॉडुलस एक एक करके मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। तो फॉर अ गिवन मटेरियल देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड एंड रिजल्टिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस। किस तरह का तुम उसमें स्ट्रेस ला रहे हो, किस तरह का स्ट्रेन डेवलप करा रहे हो, स्ट्रेस स्ट्रेन के टाइप पे डिपेंड करेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के जो तुम्हें वेरियस टाइप्स में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं को रिलेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान दो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो तुम्हारे सामने हम रॉड ली थी मैंने, याद करो लास्ट लेक्चर में, एक बार रॉड के एंड्स पे मैंने फोर्स लगा के रॉड्स को इलोंगेट किया था, उसकी लेंथ को हम लोगों ने एल से एल प्लस डेल्टा एल किया था, और फिर हमने इसी रॉड के ऊपर दूसरी बार केस के अंदर इनवर्ट फोर्स लगा के उसकी लेंथ को एल से एल माइनस डेल्टा एल किया था। ठीक है ना, तो इस तरह के दोनों केसेस में जहां तुम कोई भी बॉडी की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो या लेंथ को डिक्रीज कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कह रहा था लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो टेंसाइल स्ट्रेस, लेंथ को डिक्रीज कर रहे हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। दोनों तरह की नॉर्मल स्ट्रेस को मैंने नाम दे दिया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, याद है। तो दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ड्यू टू विच बॉडी में क्या आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, तुम ठीक है देख रहे हो, टेंसाइल स्ट्रेस हो चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में ही लाइक करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यंग मॉडुलस क्या है, रेशियो है नॉर्मल स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, और अगेन हुक्स लॉ लगा रहे हो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कांस्टेंट लगा रहे हो, तो हमेशा ध्यान देना है विद इन इलास्टिक लिमिट, बॉडी को बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट डिफॉर्म नहीं करना है।
ठीक है, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। ऐसे ही बल्क मॉडुलस के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, जब बॉडी के अंदर तुम हाइड्रोलिक स्ट्रेस लाओगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लाओगे, ठीक है ना, और उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्रिएट करोगे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा, बल्क मॉडुलस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी तुम्हें याद हो तो नॉर्मल स्ट्रेस की ही सब कैटेगरी थी। तो फिर से बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ध्यान दो, वो स्पंज बॉल वाला एग्जांपल याद है, ठीक है ना, वो स्माइली वाली बॉल ली थी मैंने, उसको पानी में डिप कर दिया था। पानी में जब डिप किया था तो क्या हुआ था, तो जब ये बॉल हमारी पानी से बाहर थी, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा था पी एटमॉस्फियर। जहां हमने इसको लिक्विड में डिप कर दिया था, प्रेशर पी एटमॉस्फियर से पी एटमॉस्फियर प्लस रो जी एच। तो ध्यान दो, इस बॉल के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पहले भी लग रहा था पी एटमॉस्फियर, लिक्विड में डिप करने के बाद वो प्रेशर इंक्रीज हो गया पी एटमॉस्फियर से पी एटमॉस्फियर प्लस रो जी एच। तो बेसिकली जो इंक्रीज इन प्रेशर आया है, उसी ने बॉल को डिफॉर्म किया था, उसी ने बॉल के वॉल्यूम को डिक्रीज किया था। तो ध्यान दो, नॉर्मल स्ट्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज इन प्रेशर के बराबर, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा हमारा चेंज इन वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम। और फिर मैं लगा दे रहा हूँ मॉडुलस। ठीक है ना, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज हुआ है डेल्टा पी पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ डेल्टा वी नेगेटिव। तो ये जो तुम्हारे सामने मैंने रेशियो लिखा है वो नेगेटिव आने वाला है, जबकि बल्क मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने नेगेटिव वाला जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे मॉडुलस लगा दी। ठीक है ना, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, एफ अपॉन ए। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। ऐसे बल्क मॉडुलस की बात करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर के बराबर हो जाएगा। बॉडी पे पहले प्रेशर कितना है, बाद में प्रेशर कितना है, चारों तरफ से प्रेशर बॉडी पे पहले कितना है और बाद में कितना है। चेंज इन प्रेशर इज गोइंग टू बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, चलो इसके बाद एक टर्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। कभी भी किसी एग्जाम में, न्यूमेरिकल में, किसी डिस्कशन में कंप्रेसिबिलिटी नाम आ जाए तो तुमने रियलाइज करना है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स बल्क मॉडुलस। ठीक है ना, तो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी स्मॉल के से दिखाते हैं। चलो, तीसरे तरह का स्ट्रेस, तीसरे तरह का स्ट्रेन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन, याद है। तो बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे थे, बॉडी के सरफेस के टेंजेंशियल। तो बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे थे उसको हम शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल रहे थे। और उस केस में जो बॉडी में स्ट्रेन आ रहे थे, उस स्ट्रेन को याद है, एंगल थीटा डेल्टा एल अपॉन एल को हमने क्या नाम दिया था, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो इफ बॉडी इज डिफॉर्म बाय अप्लाइंग फोर्सेस टेंजेंशियल टू इट्स सरफेस, और क्या किया हम लोगों ने, बॉडी का शेप चेंज किया विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, तो बॉडी में डेवलप होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, बॉडी में आ जाएंगे शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल जी से दिखा रहे हैं, कुछ बुक्स में इसको ईटा से भी दिखा देते हैं। ठीक है ना, पर अभी हम यहाँ पे ईटा यूज नहीं कर रहे क्योंकि आगे जाके हमने विस्कोसिटी टॉपिक भी पढ़ना है, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पर कभी किसी बुक में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से दिखा रखा हो तो परेशान नहीं होना, कुछ बुक्स में ईटा से भी दिखा देते हैं। हम लोग अभी एनसीईआरटी को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, उसमें कैपिटल जी से दिखाते हैं, तो हम भी कैपिटल जी से दिखा रहे हैं। तो कैपिटल जी किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल सॉरी शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। और फिर से जो तुम्हें मैंने पास्ट में जो एग्जांपल कराया हुआ है उसी से मैं तुम्हें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख के दिखा देता हूँ। याद करो, हमारे पास क्यूब होता था, क्यूब के एक फेस को हम लोग फिक्स कर देते थे, दूसरे फेस के ऊपर जाके हम टेंजेंशियल फोर्स एफ लगाते थे और बॉडी को डिफॉर्म करते थे। याद है, बॉडी की शेप चेंज कर देते थे, बॉडी को डिफॉर्म कर दिया बाय एंगल थीटा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, जिस सरफेस के टेंजेंशियल हम फोर्स लगाते थे, वो फोर्स सॉरी टेंजेंशियल फोर्स बाय उस टेंजेंशियल जिस सरफेस पे हमने फोर्स लगाया उस सरफेस का एरिया A1 क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन
शेयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा, थीटा। और ध्यान दो, बॉडी को डिफॉर्म करते हुए मान लो इस बॉटम सरफेस तो तुम्हारा फिक्स था, टॉप सरफेस को तुमने डिस्प्लेस कर दिया बाय एक्स। टॉप फेस और फिक्स्ड फेस, मूविंग टॉप फेस जिसके ऊपर तुमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, और बॉटम फिक्स फेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल। तो याद है थीटा किसके बराबर लिख देंगे हम लोग, एक्स अपॉन एल। तो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ अपॉन ए वन, दैट इज शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स अपॉन एल। आया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आया सबको? ठीक है बेटा, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करने के लिए जो भी हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स हमारे सिलेबस में है वो सारे तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो बाकी फिर जो इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे, और वो एप्लीकेशन में तुम्हें नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भेजता हूँ। ठीक है, तो अभी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के जितने टाइप्स थे उनको पढ़ा हम लोगों ने, और उनके आपस में रिलेट करते हुए उनके रेशो को हम लोगों ने डिस्कस किया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, कंप्रेसिबिलिटी, और उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोई भी मटेरियल को तुम डिफॉर्म कर रहे हो तो उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब तुम लोगे ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, किस पे डिपेंड करने वाला है, याद है दोनों फैक्टर? पहला फैक्टर मटेरियल ऑफ द बॉडी, सेकंड मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म्ड। ठीक है ना, कहानी समझ में आ गई सबको? तुम्हें तीनों जो मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग तरीके पढ़ाए, तुमने रियलाइज किया तुम्हारे पास तीन बॉडीज हैं, सेम मटेरियल की हैं, पर एक बार तुम उसकी लेंथ चेंज कर रहे हो डिफॉर्म करते समय, दूसरे समय डिफॉर्म करते हुए तुम उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हो विदाउट चेंजिंग शेप, और तीसरी बार उसी मटेरियल की कोई और बॉडी लेके तुम उसकी शेप चेंज कर रहे हो विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम। तो बॉडी को डिफॉर्म करने का तरीका तुम्हारा अलग अलग होगा, तो भी तुम्हें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हुक्स लॉ वाला डिस्कशन कंप्लीट हो गया। आगे जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है फिर उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं।